ओम मंगल मूर्तये नमः। पीक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। चलिए ध्यान दिया जाए। वैसे सबको परिभाषा पता होगी, परिचित हैं आप लोग इससे, क्या होता है फिर भी एक बार मैं भी बता देता हूँ। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। यदि गलती से आप तीन भुजा तो ले लिए लेकिन घेरे नहीं, ऐसे एक भुजा दो भुजा और ये हो गया तीन, घेर नहीं रहे हैं यदि आप, तो ये त्रिभुज नहीं बना है। जैसे कोनो दूसरा क्या करेगा ना, तो चतुर्भुजो बना देगा। जैसे यहाँ से मैंने क्या कर दिया, यहाँ से ऐसे जोड़ दिया तो ये चतुर्भुज बन जाएगा जी। तो कोनो गारंटी नहीं है, यहाँ से चतुर्भुज पंचभुज कोनो भुज बन जाएगा। इसलिए जब तक तीन भुजाओं से आकृति हम लोगों की घिरे नहीं, बंद नहीं होगी, तब तक हम लोगों का त्रिभुज नहीं होगा। यानी कि त्रिभुज क्या है, तो तीन भुजाओं से जो बंद आकृति होगी यही हम लोगों की क्या होगी, तो त्रिभुज होगी, ट्रायंगल कहेंगे। अब इसको हम लोग दो तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। एक भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। यदि आप कोण के आधार पर अध्ययन करते हैं तो न्यून कोणीय त्रिभुज, न्यून कोण आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो क्या होता है ये, तो जब हम लोगों का कोण का मान 0 अंश से, किससे 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। 0 से अधिक और 90 अंश से कम क्या हो जाएगा, न्यून कोण। तो ठीक इसी का उपयोग करके बताया गया है, क्या चीज, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। कोई भी आप त्रिभुज बनाइए और उसके त्रिभुज में तीन कोण होंगे जी, 1 2 3। गलती से यदि आप इन तीनों को जोड़ दिए तो 180 अंश मिलेगा। का विश्वास नहीं हो रहा है, बताइए ना, ये भी समस्या हो गई। अब विश्वास नहीं हो रहा है, हाँ चलिए कुछ उपाय लगाते हैं। मान लीजिए बहिष कोण का नाम सुने होंगे, नहीं सुने हैं? किसी त्रिभुज की एक भुजा को यदि बढ़ा देंगे तो बाहरा एगो कोण बनता है, यहाँ पर ये वाला कोण। इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, बहिष कोण। त्रिभुज की एक भुजा बाहर निकालने पर जो कोण बनेगा उस कोण को हम लोग क्या कहेंगे, बहिष कोण। ये जो कोण बना है यह कोण हम लोगों का क्या होता है, बहिष कोण होता है। और इसका जो मान होता है इसके और इसके योग के बराबर होता है। इसका जो मान होता है किसके किसके, इसके और इसके योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं सिंपली ए बी सी और यहां पर कर लिया डी, ठीक है, या फिर 1 2 3 कर लिया जाए, सबसे अच्छा है। आगे भी 1, इसके बाद ये एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो बहिष कोण जो होता है ये क्या हमने बताया, तो जो एंगल 4 है, एंगल 4 किसके किसके बराबर होगा, तो 1 + 2 के, एंगल प्लस और एंगल जो हम लोगों का एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 4 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अच्छा इतना हो गया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। यानी कि क्या होगा, तो एंगल 1 प्लस का एंगल 2 प्लस का एंगल 3। तो इसमें हम क्या करने वाला हूं, तो एंगल 1 और 2 को एक साथ लिखूंगा और बाकी को अलग अलग। यानी कि इन ब्रैकेट पहला कोण अधन का दूसरा कोण एक साथ, और तीसरा वाला जो कोण है इसको अलग कर लेते हैं। तो पहला और दूसरा का जो योग है किसके बराबर है, 4 के बराबर है, ठीक है, किसके बराबर है, तो एंगल 4 के इक्वल है।
तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, तो एंगल 4 कर लेंगे, और प्लस एंगल 3 है तो एंगल 3। एक बात आपको पता है कि एक रेखा पर हमेशा 180 अंश का कोण बनता है, यानी कि 4 को और 3 को जोड़ देंगे हम लोग तो 180 अंश बनेगा, क्योंकि रेखा युग्म का जो कोण होता है वह 180 अंश होता है। यानी कि 4 + 3 बराबर कितना होगा, तो 180 अंश। ये हम लोगों को बहुत पहले से पता है, यानी कि हम लोग का यहां से आ गया एंगल 1 प्लस का एंगल 2 प्लस का एंगल 3 इज इक्वल टू, इनको जोड़ने पर मिलेगा 180 अंश, यहां से 180 अंश मिल गया जी। ठीक है, और भी तरीका है, लेकिन हम आपको संक्षिप्त में समझाने का प्रयास किए हैं। इसको बड़े में भी थोड़ा सा हम लंबा करके भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन हम लोगों को कम समय में अधिक जानना है, इसलिए समय का थोड़ा सा ध्यान दिया गया है और कम समय में ही समझाने का प्रयास किया गया है। तो 3 भुजाओं से घिरा हुआ आकृति त्रिभुज हो गया, इसके 3 कोण होते हैं, ये और ये। ठीक है, उसके बाद से इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। चलिए, तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब 0 अंश से अधिक होना चाहिए और 90 अंश से कम होगा, तो ऐसे ही त्रिभुज को हम लोग न्यून कोणीय त्रिभुज कहेंगे। जैसे यहाँ पर ये उदाहरण है, लगभग इसके तीनों जो कोण है 90 अंश से कम है, तो इसको हम लोग क्या कह लेंगे, तो न्यून कोणीय त्रिभुज कह देंगे। तथा इसे हम लोग इंग्लिश में एक्विट एंगल कहते हैं, एक्विट एंगल। अब थोड़ा सा दूसरे वाले पर ध्यान दे दिया जाए, यानी कि समकोण त्रिभुज, ये क्या होता है, तो इसको समझिए आप। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण का मतलब 90 अंश, यानी कि किसी त्रिभुज में यदि एक कोण 90 अंश का, ऐसे 90 अंश का हो तो उसे हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। यानी कि इसमें एक कोण 90 अंश का होता है, एक 90 अंश का होगा, समकोण होगा जी। एक कोण, केवल एक कोण क्या होना चाहिए, तो 90 अंश का होना चाहिए। चित्र आप लगभग ऐसा होता है, यहाँ पर 90 अंश का बन गया। ऐसा या इस प्रकार का कोई भी त्रिभुज बनेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो समकोण त्रिभुज कहेंगे, क्योंकि इसमें एक कोण 90 अंश है। थोड़ा सा और इसमें परिचय हम लोग कर लेते हैं। 90 अंश के ठीक जो सामने की भुजा होती है, इस भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, ए बी सी। जो ए बी है, ए बी को हम लोग क्या कहते हैं, तो कर्ण कहते हैं। इसमें कोण निर्धारित करेंगे तो बाकी लंब और ये क्या हो जाएंगे, आधार हो जाएंगे। लेकिन त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। अब बात इस पर कर लिया जाए, ये क्या होता है, ठीक है ना। इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, ठीक है, ट्रायंगल, ट्रायंगल ऊपर है। अधिक कोणीय त्रिभुज, इसे इंग्लिश में ऑब्ट्यूस ट्रायंगल बोलते हैं। परिभाषा इसकी क्या है, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो, केवल एक, ओनली वन। यानी कि यदि कोई ऐसा हो जाए, 90 अंश लगभग यहां से ऐसे होगा, इससे थोड़ा सा अधिक हो जाए तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या बोलेंगे, तो अधिक कोणीय त्रिभुज कहेंगे। ठीक हो गया। अब हम लोग इनको धीरे धीरे ठीक है अध्ययन करेंगे। चलिए देख लिया जाए इन सबको भी। समबाहु त्रिभुज, सम का अर्थ होता है समान, अब बाहु का अर्थ होता है जी भुजा, मतलब समबाहु अर्थ क्या हो जाएगा, समान भुजा वाले। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखेंगे
यदि मान लीजिए कि इसको मैं यहाँ पर समबाहु त्रिभुज बनाने का प्रयास कर रहा हूं, इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसी कारण इसके सभी कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इस हिसाब से 60-60 अंश के होंगे, तब भी जाके ये 180 अंश बना पाएंगे। यहां आइसोस्केल ट्रायंगल्स यानी कि समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज। सम का अर्थ समान, द्वि का अर्थ दो, बाहु का अर्थ भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजाएं बराबर हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, तो समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे इसका होगा। लगभग इसकी ये दो भुजाएं आपस में क्या है, तो बराबर है, ये और ये। बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। यानी कि इसके सामने का ये वाला कोण और इसके सामने का ये वाला कोण आपस में बराबर होता है। एक बार फिर से, ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उन्हें समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। विषमबाहु ऐसा त्रिभुज जौना का कोनो भुजा आपस में बराबर नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे, तो विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक हो गया। चलिए तब, यानी कि कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा आप ऐसे करके बना लीजिए, ठीक है, जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं आड़ हो, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कर लेंगे, विषमबाहु कह देंगे। अब इसके क्षेत्रफल से संबंधित, तो देखिए क्षेत्रफल के लिए इसके लिए एक विशेष सूत्र है, बस बाकी सबको आप एक ही सूत्र से हाँक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो क्षेत्रफल से संबंधित थोड़ा सा इसमें मैटर और ले लिया जाए। इस सीरीज के पहले दिन ही हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक सूत्र सिद्ध किए थे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया था, आपको याद होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, तो यदि ये हम लोगों का यहाँ पर बना देते हैं, यदि यह एक हम लोगों का त्रिभुज है, तो इसमें से आप कोई भी भुजा ले सकते हैं। मान लीजिए कि मैं इसको ए बी और ये ले लिया सी, तो ये हम लोगों का यदि इसको आधार कहेंगे, तो इस शीर्ष से इसके बीच की लंबवत दूरी हमको चाहिए। इस दूरी को हम लोग ऊंचाई कहेंगे, और इसी से हम लोगों का काम है। यही हम लोगों की क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, ये क्या है हम लोगों का, तो ये हम लोगों का आधार हो जाएगा। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र हम लोग निकाले थे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, ज्ञात कर चुके हैं, पता लगा चुके हैं, आधार गुणे ऊंचाई। एक और होता है, मान लीजिए कि ये हम लोगों का त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में ऊंचाई यदि हम लोगों को और आधार इनसे अलग कुछ मैटर हम लोगों को मिल जाए, तब क्या करेंगे। तो जो कोण ए है, इसके ठीक सामने की जो भुजा होती है, इसको भुजा हम लोग ए बोलेंगे। ये ए वाला है, ये बी है, तो बी के ठीक सामने जो साइड होगा उसको बी, और ठीक जो सामने होगा उसको सी बोलते हैं। यानी कि तीनों भुजाएं यदि हमको पता है, तो इसका तो आप आसानी से परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, परिमाप। परिमाप क्या होगा जी, तो यहां से चालू कर रहे हैं, यहां से यहां तक, यानी ए प्लस यहां से यहां तक बी, प्लस यहां से यहां तक सी। ठीक है, परिमाप का मतलब ही होता है चारों तरफ की जो माप होगी उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, परिमाप कहेंगे। तो ये हमने चारों तरफ का क्या कर लिया है, माप ले लिया है। अच्छा, इसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो अर्ध परिमाप होगा। क्या होगा ये, अर्ध परिमाप।
अर्ध परिमाप को हम लोग एस से, स्मॉल एस से व्यक्त करते हैं, यानी एस बराबर हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। तो अर्ध परिमाप का यूज करके एक हीरोन्स नामक गणितज्ञ ने क्षेत्रफल को ज्ञात करने का सूत्र दिया, इसलिए उस सूत्र को हम लोग हीरोन्स सूत्र कहते हैं। क्या दिया गया था? तो क्षेत्रफल आप इससे भी ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट में एस माइनस का ए पहली भुजा, एस माइनस का बी दूसरी भुजा, एस माइनस का सी। इस सूत्र को हम लोग हीरोन्स सूत्र कहते हैं और इसके द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब एक हम लोगों का विशेष जो है वो क्या है? तो सबसे विशेष एक त्रिभुज है, वो है हम लोगों का समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के लिए हम लोगों को ठीक ना क्या करना होगा? तो अभी हम लोग क्या करेंगे? तो इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई को सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी, तथा सभी कोण भी आपस में क्या होंगे जी? बराबर होंगे। ये सभी कोण आपस में बराबर होंगे। यहां से मैं क्या कर दे रहा हूं? तो लंब डाल दे रहा हूं। यदि लंब डाल देंगे तो थोड़ा सा काम हम लोगों का आसान हो जाएगा। ये हमने लंब डाल दिया, ठीक। जब लंब डालेंगे तो खूब आसानी से मैं इसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकता हूं, क्योंकि यह हम लोगों को पता है कितने अंश का है? 60 अंश का। और जब इस पर लंब डालेंगे इस कोण का लंबार्धक करके, तो यह और यह आपस में बराबर हो जाएगा। यानी कि इस त्रिभुज की एक भुजा ए है तो ये भी ए होगी, और यह वाला a/2 होगा, और ये वाला भाग a/2 होगा। ठीक है, इतना मैंने माना कि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए है तो सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी? ए के बराबर हो जाएंगी। और यहाँ ए बिंदु से इस पर जब लंबार्धक करेंगे तो यह भुजा जो भुजा है दो भागों में, बराबर भागों में बट जाएगी। तो यहां से मैं यदि साइन ले लेता हूं, साइन 60 अंश, तो साइन का सूत्र होता है लंब बटे में कर्ण। तो लंब हम लोगों को जी नहीं पता है, तो नहीं पता है तो क्या कर लीजिएगा? उसको जस का तस लिख दीजिएगा, यानी एडी है तो एडी, ठीक है। अब कर्ण कितना है जी? तो कर्ण हम लोगों का ए है तो ए लिख दीजिए। साइन 60 अंश का मान कितना होगा? तो करणी में 3/2, और ये क्या है? भाग में है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी एडी। एडी क्या है? ऊंचाई है। तो ये हम लोगों का ऊंचाई इसका क्या हो गया? प्राप्त हो गया। इतना ठीक है। अच्छा ये बताइए, त्रिभुज का सूत्र तो आपको याद है, क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला है, तो घबराना और लगाने वाली कोनो बात नहीं है। आप यहाँ से इसका सूत्र निकाल लीजिए, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये हम लोगों को पता है। क्या पता है जी? तो ये पता है कि 1/2 होता है, आधार होता है, उसके बाद ऊंचाई होती है। तो चलिए तब 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 जस का तस आधार, आधार हम CD लेंगे, सॉरी BC लेंगे, तो आधार हम लोगों का BC हो गया। अब BC के सापेक्ष ऊंचाई क्या है? तो AD है, तो हमने AD लिख दिया। तो 1/2 सभी भुजाएं चूंकि आपस में बराबर होती हैं तो ये भी A हो जाएगी, तो ये हो गया A। ऊंचाई हम लोग बहुत चतुराई से पहले ही ज्ञात कर लिए हैं। कभी कभी ऊंचाई पूछ देता है, इसलिए हमने ऊंचाई अलग निकाल कर भी आपको बताया है, ठीक है। तो ऊंचाई हमने ज्ञात कर लिया, तो ऊंचाई यहाँ पर आप लिख दीजिए √3/2, और ए है तो ए, ऊपरा का ऊपरा गुणा कर लीजिए, निचवा का निचवा। तो ये हम लोगों का जो आएगा क्या आएगा? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 2 दूना के 4 और ए का ए में गुणा कर देंगे तो A², यानी √3/4,
और ये हो जाएगा a का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर दिए, तो समबाहु त्रिभुज की जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल को हम लोग आज प्राप्त कर लिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।